बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एग्री टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में किसानों और बिलखसूस एग्रीकल्चर से रग़बत रखने वालों को तरबियत देने और इनकी आगाही बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स का इनेकाद करती है। इसी सिलसिले का एक किचन गार्डनिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इस फेस्टिवल के जो मेन कोऑर्डिनेटर्स हैं उनमें ख्वाजा मज़हर इकबाल साहब हैं, जाहिद महमूद साहब हैं किसान की दुकान, तारिक ख़ान साहब हैं हेड ऑफ़ हॉर्टिकल्चर ARL और मोहम्मद काशिफ साहब ZDBL फार्म इस्लामाबाद। और वेन्यू की बात करें तो इस फेस्टिवल का वेन्यू है ARL नेचर रिज़र्व पार्क DHA 4 नियर स्वामब्रिज रावलपिंडी। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं मेन प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि आज हमें यहाँ से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। आज हम जो इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं और इसको एक समझ लें एक नई ओपनिंग है, इस पार्क के हवाले से भी और इस कम्युनिटी के हवाले से भी। हमें जाहिद भाई अक्सर कहा करते थे कि आप मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे करीब क्यों नहीं करते, और अक्सर बैरियट और DHA वालों का गिला शिकवा होता था कि जी हमें दूर जाना पड़ता है। तो तारिक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। तारिक साहब जो कि ARL के हॉर्टिकल्चर के हेड हैं, उन्होंने ही इज़ वेरी काइंड कि उन्होंने हमें यहाँ पे अलाउ किया और वो खुद भी हमारे तमाम नेचर एक्टिविटीज़ को वो सपोर्ट करते हैं। तारिक साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट किया। इस पार्क की मैं छोटी सी आपको 2 मिनट में हिस्ट्री बता दूँ। अटक रिफाइनरी लिमिटेड जो है, इन्होंने आज से कोई 100 साल पहले इस ज़मीन को एक्वायर किया और यहाँ पे इनका मकसद ये था कि यहाँ से अपने लिए, क्योंकि दरिया स्वां यहाँ बहता है, अपने लिए पानी का एक उन्होंने रिसोर्स यहाँ पे जनरेट किया। और यहाँ पे आपको जो पुल बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, कुएँ नज़र आ रहे हैं, ये अटक रिफाइनरी के कुएँ हैं। तो तारिक भाई ने एक इनिशिएटिव लिया और जिसमें इन्होंने DHA के साथ मिलके इस पार्क को एज ए ऑक्सीजन बास्केट डेवलप किया। और आज ये पार्क एक बड़ा खूबसूरत दीदा ज़ेब पार्क है जिसमें कि ना सिर्फ ऑलिव का बाग लगा हुआ है आपके पीछे, अगर आप दाएं साइड पे अगर देखें मेरे दाएं पे, तो ये ऑलिव के दरख्त हैं और इस पे ऑलिव के इस वक्त फ्रूट लगे हुए हैं। और पीछे की तरफ भी आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि ऑलिव के दरख्त हैं। तो एक ये बाग है यहाँ पे। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, अंदर एक बर्ड आइवरी बनी है बहुत खूबसूरत किस्म की, उसको आप विजिट कर सकते हैं, वो बड़ी खूबसूरत जगह है। सामने अगर आप ऊपर की तरफ जाएं, ये जो आपको बंद नज़र आ रहा है, इसके पीछे की तरफ दरिया स्वां है। तो मेरी जो 6-7 बास्केट्स हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उनमें से एक दरिया स्वां का भी जिक्र रहता है। दरिया स्वां जो है, जो कि अब हमारा नाला लई की शक्ल में अब मौजूद है, कि सारा शहर का तकरीबन 4-5 मिलियन जो हमारी आबादी है पिंडी इस्लामाबाद की, उसका पानी नाला लई में गिरता है और नाला लई इवेंचुअली हमारे पास दरिया स्वां में गिरता है। तो एक जो हमारी कॉज है, यहाँ पे हमें इस इवेंट करने के जो 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से एक ये भी है कि हम अवेयरनेस दें, ख़ास तौर पे अपने तमाम आने वाली जनरेशंस को। आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि ये हम कितना पानी कंज्यूम करते हैं और ये नाला लई और दरिया स्वां बनता कैसे है जो हमारे पास पीछे है। WHO की रिपोर्ट है कि एक पर कैपिटा, दुनिया में 7 अरब लोग बसते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि पर कैपिटा दुनिया में 50 से 60 गैलन डेली हम पानी कंज्यूम करते हैं। 50 से 60 गैलन का मतलब है ऑन एवरेज 200 लीटर पानी। ये दुनिया की, उसमें दुनिया के सहरा भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं उसमें। और पाकिस्तानियों के बारे में ये स्टैट्स बताए गए हैं कि हम 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। मतलब अगर दुनिया में 50 लीटर गैलन की एवरेज है पर पर्सन पर डे, तो पाकिस्तानी हो सकता है 100 खर्च करता हो। तकरीबन 2 लीटर पानी हमारा कंज्यूम होता है। हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं सुबह से शाम, तो एक कपड़ा धुलता है, एक शर्ट धुलती है, तो उस पर तकरीबन 1 बाल्टी पानी की कंज्यूम होती है। फिर वॉशरूम में नहाना, वो शावर लेना, वो अलग कहानी है। और फिर एंड ऑफ द डे आपकी अगर एवरेज अब निकालें तो ये शायद 400 लीटर भी थोड़ा है। किलोमीटर दूर से जहाँ पे ये DI खान की कट पड़ता है इसका, वहाँ पे भी ये पानी काला है। यानी कि इतनी कंटेमिनेशन है कि 165 किलोमीटर जगह तक जाते हुए ये कंटेमिनेशन फैलाता है। और ये जो पानी है, अभी अगर आपको आपके मुंह का जायका ना खराब हो तो मैं कुछ आपसे बात करूँ। ये जो पानी जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, बैरिया में, DHA में, इवन ये जो आपको ये कुएँ नज़र आ रहे हैं, ये कुएँ जो हैं इनकी डेप्थ, कभी आपको अगर आप पिछले दिनों 2 साल पहले शॉर्टेज हुई थी बैरिया में भी और DHA में पानी की, तो वो सारे कुएँ खोदे गए थे इस बंद के साथ साथ।
तकरीबन मैंने उस तरफ देखा है तकरीबन 70-80 वेल्स हैं। इसी तरह से इस दरिया के किनारे बेशुमार आगे भी हैं और शहर को पानी जो पिलाया जाता है या पानी हमें सर्व किया जाता है, अब जिसको हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं, वो पानी इसी दरियाए सवां के सोर्स से आता है। और वो अगर पानी 165 किलोमीटर दूर जाके भी अगर वो पानी साफ नहीं हो रहा, तो ये 10 मीटर के फासले पे ये कुआं है, कुछ ना कुछ तो पार्टिकल आ रहे होंगे ना। आप कहेंगे ठीक है जी वो पानी हम इस्तेमाल नहीं करते, हम तो पानी खाने पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं, बर्तन धोने के लिए तो करते हैं हम लोग ब्रश करने के लिए तो यूज करते हैं। या तो जो हमारे बच्चे आगे बैठे हुए हैं वो पानी, एक तो पानी का एक्सेस इस्तेमाल और उस पानी का जो फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये आप खुद सोचिएगा। मैंने सिर्फ ये आपको तमहीद इसलिए बांधी, एक ऑब्जेक्टिव है इस जगह पे इवेंट करने का, ताकि हमें वो जो इतना बड़ा तो रावलपिंडी शहर का अगर सबसे बड़ा कोई मसला मुझसे पूछे ना तो वो नाला लई है, और वो नाला लई इवेंचुअली दरिया सवां है, और फिर इवेंचुअली ये वापस आज जो आपके घर में सुबह धनिया आ रही है, जो पुदीना आ रहा है, जो पालक आ रही है, अगर आप कभी किसी वक्त फुर्सत हो, और हमें शायद फुर्सत होनी चाहिए इस काम को करने के लिए, कि ये इसी दरिया के आगे आपको सारे वो खेत नजर आएंगे जहाँ से मूलियाँ, गाजरें और धनिया और ये सब चीज़ें आ रहे हैं। वो बाकी तो चलो दूर की बात है, दूध भी ज़ाहिर है इन्हीं भैंसों से इसी तरफ से आ रहा है वो, क्योंकि हम जो आज सुबह हमने कहते हैं ना, हमने पानी तो अपने हिस्से का निकाल दिया, लेकिन वो अगले दिन सुबह दोबारा आपके सुबह डाइनिंग टेबल पे आ गए। तो बाकी तो मैंने आपको ये छोटी पॉइंट्स हैं जो कि हमें अपने ध्यान में रखने हैं और चेक करने हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करना है, क्योंकि हम नहीं सोचेंगे तो कोई और कौन सोचेगा, और इसी के बारे में हमने आगे फ्यूचर में अवेयरनेस करनी है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इस जगह पे हमारा ये प्रोग्राम करने का, कि इस वक्त मुस्तकबिल में ये जब ये बच्चे बैठे हुए हैं, आज हमें फ्रेश सब्जी, फ्रेश फ्रूट अवेलेबल है इसलिए कि कोई हमारे लिए ग्रो कर रहा है, और आज शायद हमारे लिए अफोर्डेबिलिटी उसकी है क्योंकि हम पाकिस्तान में इसको ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मुस्तकबिल में एक वक्त ऐसा आने वाला है, मेरी ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 10 साल होंगे, क्योंकि नूडल्स हमारे घर में आ चुके हैं। तो नूडल्स का मतलब ये है कि मुस्तकबिल में हम पैक फूड पे पूरी तरह इम्यून हो रहे हैं। बच्चे हमारे इस वक्त सारा जो जितना भी हम लोग जो है ना प्रोसेस ऑफ पैक फूड पे जा रहे हैं, तो कोई दूर नहीं है कि ये बात आप मेरी जो सुन रहे हैं मेरे से, कि 5 साल के बाद आपके शेल्फ के ऊपर आलू गोश्त का एक पैक पड़ा होगा इसी तरह पैकेट, और हमारी खवातीन या हम लोग कहेंगे जी कि हम जाते हैं वो पैक आलू गोश्त वाला लेके आते हैं और उसको गर्म करते हैं और 5 मिनट में सब्जी तैयार है, जैसे हलीम का पैकेट आता है। तो जो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट है वो नापैद हो जाएगा मुस्तकबिल में, तो वही लोग इसको कंज्यूम कर सकेंगे। जैसे यूरोप में, अगर आप में से बहुत से लोग यूरोप गए होंगे, वेस्ट गए हैं बहुत से लोग, वहाँ पे आपको जैसे कि $4 का या $3 का एक फुल मील मिल जाता है, यहाँ पे भी जैसे मैकडॉनल्ड वगैरह पे मिल जाता है, तो आप $3-4 में आप पूरा खाना पूरी फैमिली खा सकती है। लेकिन सेब खरीदने जाएं तो वो सेब भी आपको $4 का मिलता है, इसलिए कि वहाँ पे ग्रो करना अब लग्जरी, यानी कि फ्रेश फ्रूट और ये सब्जियाँ अब लग्जरी हैं वहाँ पे। तो अगर हमें पता नहीं होगा कि हमने ग्रो कैसे करना है, और ख़ास तौर पे हमें अपने फार्मर को रिस्पेक्ट देनी है। आप में से अगर मैं किसी सबसे बच्चे बैठे हुए ना, आप सबसे पूछूं कि आप बच्चे क्या बनना चाहते हैं, तो कोई यहाँ पे कहेगा हमें डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा पायलट बनना है, कोई कहेगा कि इंजीनियर बनना है, लेकिन कोई भी आप में से फार्मर नहीं बनना चाहता। आप में से कौन ऐसा है जो कि जिसने ये कैरियर अभी से पहले सोचा हो कि मैंने फार्मर बनना है? हाथ खड़ा करें। कोई किसान बनना चाहता है? सर आप तो माशाल्लाह इसके क्यूरेटर है ना, आपने तो बनना है। और मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ, और वो बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं इसको, उसकी रीज़न बताता हूँ। ये जो कैरियर चूज होते हैं वो इस बुनियाद पे चूज होते हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी है। ऐसे ही होता है ना कि हमारा कैरियर कितना अच्छा होगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर जो है उसकी आपको महीने में कितनी दफ़ा जरूरत पड़ती है? कितनी दफ़ा हम बीमार होते हैं? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, चलें 2 दफ़ा। आपको इंजीनियर की साल में कितनी दफ़ा जरूरत पड़ती है? जिंदगी में हो सकता है 1 दफ़ा घर बनाना हो, कोई पुल बनाना हो, इस तरह। अच्छा आपके पायलट से लेके इन सब की हमें जो हमारी जिंदगी में ये अच्छे प्रोफेशंस हैं, बैंकर्स अच्छे प्रोफेशंस हैं, बैंकिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बस आपको दिन में फार्मर की फूड की कितनी दफ़ा जरूरत पड़ती है? दिन आप दिन में कम से कम 2-3 दफ़ा तो खाना खाते ही हैं, फिर स्नैक्स भी लेते हैं। आपके घर में जो भी आप चीज़ अपने मुंह में डालते हैं वो कहाँ से आती है? वो ज़मीन से आती है इवेंचुअली। चाहे ये नूडल्स भी जो हैं वो भी किसी ना किसी प्रोसेस से होके, ऑयल भी, ये सब चीज़ें ज़मीन से आती हैं। तो हमें
जो तीसरा मैसेज है हमारा, जिसके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और ये अवेयरनेस देते हैं, कि हमें अपने फार्मर को रिस्पेक्ट देना है जो ग्रो कर रहा है। अभी इस वक्त सबसे जो कह लें कि पिसा हुआ तबका है, जिसको हम इज्जत भी नहीं दे रहे, लेकिन हम किस लिए काम करते हैं? दो चीज़ों के लिए, रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड, कि लोग हमारी इज्जत करें और या हमें अच्छे पैसे दें। ना हम फार्मर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और ना ही हम उसको उसकी काम के अच्छे पैसे देते हैं। अभी अगर आज हमारी मुल्क की इकॉनमी किसी तरह भी सर्वाइव कर रही है, अब आप ज़रा गौर से जाके सोचिएगा इस बात को, उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो हमें लोकल फूड अवेलेबल है। अगर ये गंदम अगर हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े, ये चावल हमारा अगर बाहर से सारा इंपोर्ट हो रहा हो, हम चीनी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, अगर हम आलू और ये सब चीज़ें, जिस वक्त हमारी ये टोटल डिपेंडेंस जब बाहर हो जाएगी, और जो कि अगर हम किसान को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको रिवॉर्ड नहीं देंगे, तो वो ग्रो करना बंद कर देंगे। तो हमें महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा अपने ग्रो करने वाले फार्मर के पास जाना है, उसको जाके पूछना है, भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो दूध प्रोड्यूस कर रहा है, आपको दूध दे रहे हैं, उसको जाएं, उसकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो इंकरेज हो और हमें उनको अच्छे मुआवजा देना है उसका। ये 2, 3, 4 मैसेजेस हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए और आप वो पहला कतरा हैं जो कि आने वाले लोगों के लिए भी रास्ते खोलेंगे। और ज़राई तरक्याती बैंक के साथ भी, उनके भी जितना एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स हैं सबको हैंडल करते हैं। तो मैं मशरूम कैसे घर पे भी उगाए जा सकते हैं उसके लिए दावत देता हूं मोहम्मद काशिफ को। कासराबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने हॉर्टिकल्चर भी किया हुआ, तो मेरी स्पेशलाइजेशन मशरूम फार्मिंग के अंदर है। तो इसको स्मॉल स्केल्स के ऊपर घरों के अंदर कैसे मशरूम उगा सकते हैं, किचन गार्डनिंग के तौर पर आप कैसे ले सकते हैं, वो थोड़े से टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप भी अगर चाहते हैं तो घरों में ये कर सकते हैं। कि अगर आप अपने घर में इसको मशरूम को रख कर ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हमसे आप बनी बनाई इसकी ग्रोइंग किट्स ले सकते हैं। आपको मज़ीद कोई ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं होगी। आप हमसे जस्ट ग्रोइंग किट्स परचेज करें, अपने घर में उसको प्लेस करें और जस्ट फ्रेश मशरूम डेली जो भी तैयार होती है हार्वेस्ट करें और अपनी जो डिशेस का उसको पार्ट बनाया जा सकते हैं। ओवरऑल पहले शुरू करते हैं। आपको पता होता है कि मशरूम इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप कोई भी प्रोटीन का सोर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बेस्ट सोर्स क्या समझते हैं कि अंडा खाना चाहिए, गोश्त खाना चाहिए, बीफ खाएं, मटन खाएं, या वाइट मीट के तौर पर फिश का गोश्त खाएं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो भी, आपको पता है कि जो भी प्रोटीन है जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो भी दुनिया के अंदर प्रोटीन के सोर्स हैं, उनमें कोई ना कोई अमाइनो एसिड मिसिंग होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 4 किस्म की जो या 5 टाइप्स की जो मशरूम्स है, उनकी कमर्शियल फार्मिंग हो रही है और लोगों में अवेयरनेस है, मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 1 बटर मशरूम्स, नंबर 2 ऑयस्टर मशरूम्स, मिल्की मशरूम्स, पोर्टबेलो मशरूम्स, किंग ऑयस्टर मशरूम। ये मशरूम्स हैं जो इजीली मार्केट में हर कोई जानता भी है, अवेलेबल भी है, फार्मिंग भी हो रही है। पाकिस्तान मोस्टली तकरीबन 2700 से 3000 मैट्रिक टन इंपोर्ट कर रहा है मशरूम इन द फॉर्म ऑफ टिन चाइना से। अब पाकिस्तान हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर कंट्री है, बेस्ट उसमें हर चीज़ प्रोड्यूस होती है। जितनी भी मशरूम फार्मिंग होती है जो सारी एग्रीकल्चर वेस्ट के ऊपर होती है। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि जब गंदम की कटाई होती है, हम अपने पूरे फील्ड को आग लगा देते हैं। उससे क्या इम्पैक्ट आता है? हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर भी बुरा इम्पैक्ट आता है, ज़मीन की फर्टिलिटी भी ज़ाया हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर भी ज़ाया हो जाता है। यानी कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट हो सके उसको आप मशरूम फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये तो ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन हो गया था। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ऑयस्टर मशरूम के ग्रोइंग के हवाले से। फॉर एग्जांपल आप ऑयस्टर मशरूम ग्रो करना चाहते हैं अपने घर में, तो आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं? स्मॉल स्केल्स के ऊपर आप कोई भी सोर्स, आप विसरा जैसे भूसा, गंदम का भूसा पंजाबी में तूड़ी कहते हैं, अगर आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, उसको आपने क्या करना है? एक बड़े टब के अंदर, जो प्लास्टिक का टब होता है, उसके अंदर आपने पर लीटर के हिसाब से 2% ब्लीचिंग पाउडर डालना है। पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालना है और उसके अंदर आपने चूना, भुजा हुआ चूना, वो उसके अंदर आपने डालना है, ठीक है। उस पानी के सोल्यूशन के अंदर पर लीटर के हिसाब से आपने डालना है। उसके बाद
वो उसके बाद है ना आपने उस पानी के अंदर वो आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, भुजा हुआ चूना, ये आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। अगर आपको इजीली किसी केमिकल वाली दुकान से फार्मलीन मिल जाए जो डिसइंफेक्ट के तौर पर यूज़ होती है, वो भी 2% पर लीटर के हिसाब से पानी के अंदर आप उस मिश्रण को भिगोएं। 24 घंटे के लिए उस पानी के अंदर उसको भिगो के रखें उस सोल्यूशन के अंदर। फिर उस सोल्यूशन को पानी से निकाल के अच्छी तरीके से निचोड़ के किसी साफ शीट के ऊपर उसको फैला दें। जब वो फैला के जब उसका मॉइस्चर वतर वाली कंडीशन हो जाए, वतर वाला कंडीशन, उसको आपने इस तरह, ये शॉपर पॉलीथीन के बैग है जो आम शॉपिंग बैग आपको मिल जाते हैं तो किराना स्टोर के ऊपर जो होते हैं, उनमें फिल कर लेना है आपने। तकरीबन 2-2 किलो का ये बैग आपने बना लेना है। उसमें बीज स्पोर्स, जो जिसे स्पोर्स कहते हैं, स्पॉन भी कहते हैं, सीड भी कहते हैं, वो आपको उसको आप हमसे भी मिल जाएंगे, कांटेक्ट करें, हम आपको सप्लाई कर देंगे। आपने इसके अंदर वो फैला देने हैं, उसके अंदर फेंक देने हैं, शॉपर के अंदर थारोली मिक्स कर देने हैं। फिर वो बैग आपको उठा के किसी अंधेरे वाली जगह पे रख देना है जहाँ पे रोशनी ना हो और टेम्परेचर तकरीबन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो। आप 2-3 दिन के बाद देखेंगे आपके बैग में ना वाइट से धागे से फैलना शुरू हो जाएंगे। तो फैलते फैलते पूरे बैग को, जिस तरह ये वाइट हुआ है, तकरीबन 10 से 15 दिन में ये पूरा बैग आपका वाइट हो जाएगा। जब बैग आपका वाइट हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर फिर आपने इस बैग का माउथ ओपन कर देना है, शावर उतार देना है उसका जब बैग वाइट होने के बाद। फिर शावर, जो स्प्रिंकल शावर होता है लाइट मिस्टिंग का, उसके ऊपर आपने हल्की सी शावरिंग करते रहनी है इस बैग के ऊपर, ताकि बैग आपका ड्राई ना हो, वेट रहे, मॉइस्ट रहे आपका बैग। उसके ठीक 10 से 12 दिन के बाद आपको ये मशरूम निकलना शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये तकरीबन ओवरऑल प्रोसीजर 1 से 1.5 माह का प्रोसीजर आपका होता है। 1 से 1.5 माह के अंदर आप इसको मशरूम, आपकी ऑयस्टर मशरूम निकल आएगी आपकी। ये था ओवरऑल ऑयस्टर मशरूम। इसके अंदर फिर बटर मशरूम की एक वैरायटी आती है, जो ये ऑयस्टर मशरूम हमने पैकिंग करके ये ज़ेक्टर फार्म पे हम फिर सेल करते हैं। फिर ये बटर मशरूम, ये हर कोई इसको इजीली जानता है। ये आपके पिज़्ज़ा की टॉपिंग में, पास्ता में, सूप्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है। हमारे जितने भी फास्ट फूड के रेस्टोरेंट हैं, चेन्स हैं, ये सारी चाइना से जो इम्पोर्ट हो रही है वो यही यूज़ कर रहे हैं। इतनी वैरायटीज़ है ना मशरूम, तकरीबन लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वैरायटीज़ है मशरूम की ओवरऑल जितनी दुनिया में पाई जाती हैं। इनमें से जो एडिबल है ना, तकरीबन वो 350 के नियर अबाउट एडिबल है जो खाई जाती हैं। अब उसकी आप पहचान कैसे करें कि ये खाने के काबिल है, खाने के काबिल नहीं है। नंबर 1, आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, आपको कोई भी कलर वैरायटी मिलती है जिसमें रेड हो, येलो कलर, कोशिश करें वाइट करें कि कलर वैरायटी खाने से अवॉइड करनी चाहिए। मोस्टली जो वाइट कलर की होती है वो एडिबल होती है। फिर दूसरा, एक देसी टोटका मैं आपको बता देता हूँ। आप मशरूम्स लें, ठीक है, ये मशरूम, उसको सेंटर से आप कट करें और एक अनियन लेना है आपने। अनियन को सेंटर से कट करके दोनों को आपने आपस में रब करना है। मशरूम्स और अनियन को कट करके दोनों को आपस में रब करना है। अगर मशरूम का कलर चेंज हो गया ब्लू, पॉइजनस। अगर कलर चेंज नहीं करता, वाइट वही रहता है, इस मीन एडिबल। ठीक है, ये आपका देसी है। दूसरा फिर है ना, एक और तरीका होता है। ये फॉर एग्जांपल आपको मशरूम स्टेम में मिलती है, ठीक है, उसके ऊपर एक कैप होती है, ठीक है, आपको इजीली मिलती है, जो बरसात के दिनों में अक्सर निकलती है जी। उसको पेडोक्सिस कहते हैं, वाइट कलर के होते हैं, सिंगल स्टेम इसका होता है, उसके ऊपर एक कैप होती है, जैसे सरू का दरख्त होता है। अच्छा, जो भी मशरूम्स आपको मिले, उस किसी मशरूम के ऊपर इधर स्टेम के ऊपर कोई रिंग बनाओ, मशरूम्स का एक रिंग बना होता है इसके ऊपर, ठीक है। जिस मशरूम के ऊपर भी रिंग बना होगा वो आपने भूल के भी नहीं खानी, वो पॉइजनस मशरूम्स होगी। जिस मशरूम के स्टेम्स के ऊपर ये रिंग बना होगा वो आपने नहीं खानी, वो पॉइजनस होगी। जिसका स्टेम बिल्कुल प्लेन होगा, होमोजीनियस होगा, वो एडिबल है, वो खाने के काबिल है, ठीक है। ये मेरा का क्लियर हो गया, पॉइजनस हो रहा है। फॉर एग्जांपल बटन मशरूम्स, ये कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये थोड़ी सी टेक्निकल है एज कंपेयर टू आपके बटन मशरूम्स के, ठीक है। इसके लिए जो वेस्ट मटेरियल, जो कंपोस्ट मीडिया बनाया जाता है, वो थोड़ा सा लेंथी है,
एज कम्पेयर टू बटर। ये 3 महीने की फसल है, 3 महीने में ये तैयार होती है। इसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वीसरा, गंदम का भूसा, तूड़ी जिसे कहते हैं, पोल्ट्री मन्योर, यूरिया, जिप्सम, चोकर, वीट ब्रांड जिसे कहते हैं, ये आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। आपने वीसरा को वेट करना है, वेट करके उसके जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक फार्मूलेशन के तहत फॉर एग्जांपल 50% पोल्ट्री मन्योर, 12% जिप्सम, 5% वीट ब्रांड, ये इसके अंदर ऐड करके उसकी डिकम्पोजिशन करवानी है, फर्मेंटेशन करवानी है। जो फर्मेंट हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, चॉकलेट ब्राउन की तरह हो जाएगा। फिर आपने उसको स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज स्टीम के जरिए भी कर सकते हैं, केमिकल के जरिए भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने उसको सेम बैगों में फिल करके उसमें आपने सीड डाल देना है, वो वाइट हो जाएगा। उसके ऊपर टॉप पे मट्टी की तह बिछा देनी है, 1 से 1.5 इंच आपने उसके ऊपर। उसके ठीक 12 से 20 दिन के अंदर आपकी ये वाइट बटन मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। ये तरीका है वाइट बटन मशरूम, यानी आप घर पे भी कर सकते हैं ये, लेकिन टेक्निकल है। और आप इसको अगर ग्रोइंग किट्स भी लेना चाहें वो भी आपको मिल सकती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। बाकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान के इसका मार्केट के अंदर, क्योंकि अब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है जो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस पे भी वेजिटेबल भी कह सकते हैं। मशरूम मोस्टली विंटर में ग्रो होती है, ये विंटर वेजिटेबल है जो हमें इजीली आपके अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये टेम्परेचर हम मिल जाते हैं, उसमें ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसकी टेम्परेचर रेंज है ऐसा। 0321 7665 365 0321 7665 365 ये मेरा कॉन्टैक्ट है। 1971 जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ तो उससे पहले हम पाकिस्तानी अदरक में खुद कफील थे, क्योंकि बांग्लादेश अदरक उगाता था। हमारे पास इस एरिया में ये अदरक नहीं ग्रो होती थी। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये जो आप इसको लास्ट स्टॉल पे आप जाएंगे, आमिर भाई आ भी रहे हैं, वो ब्रीफ भी करेंगे आपको। इस अदरक का अरोमा और खुशबू, यानी कि इसके जो पत्ते हैं ये भी एडिबल है, यानी कि इसका जिंजर टी बनती है, इसकी आप इसको लोग मुख्तलिफ रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। तो इस बारे में अमर भी आके आपको ब्रीफ भी करते हैं, सारा बताते हैं। हमें अपनी लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है और उनको अच्छा इसको आप किचन गार्डनिंग में भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो तकरीबन ये जो आपको नजर आ रहा है, ये तकरीबन एक पौधे से ये इतना ये है जिंजर ग्रो हुआ है। तो अगर आप समझ लें कि घर में लगभग 1 किलो अगर जिंजर उगा लें, 1 किलो, तो मेरा ख्याल है आप तकरीबन 7 से 8 kg तक आप अपने घर में आसानी से अपना जिंजर उगा सकते हैं। प्लस इसके स्टेम भी यूज करें, पत्ते भी इस्तेमाल करें, इनका कावे बनाएं, बाकी चीजें भी इस्तेमाल करें। तो मैं अमर भाई को दावत देना चाह रहा हूँ। अमर भाई अगर आप तशरीफ ले आए। और नॉर्मली जो जिंजर है ये सारी 100% इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। ये फर्स्ट टाइम है कि आज के दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तानी जिंजर सेल के लिए मार्केट में आई है, वरना जो आप आगे खा रहे हैं वो 100% इंपोर्टेड है। कहीं पे भी 1 किलो भी लोकल जिंजर जो है वो ग्रो होके सेल नहीं हुई। तो ये पहला टाइम है। और ये गर्मियों की क्रॉप है, ये तकरीबन 15 से ऊपर जब टेम्परेचर जाना शुरू होता है मार्च में, तो तब इसकी सोइंग होती है और दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है। ये 15 एक दिन पहले हमने थोड़ी सी आपको नज़र आ गई होगी, वाइट सफ़ेद है, ये 10-15 दिन और पकने में लेगी। तो दिसंबर में से ये पूरी तैयार होती है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हमने थोड़ी सी अर्ली जो है वो हार्वेस्टिंग कर ली है। पहली तो जब आप मार्केट से लें या किसी फार्मर से सीड लें तो जिसका ये छिलका पूरा बना हुआ हो, जो दिसंबर जनवरी में हार्वेस्ट हो, वो लें। और इसका ये देखें एक एक छोटा सा पीस जिस पे 2-3 आंखें हों, वो तोड़ के मट्टी अच्छी तरह ऑर्गेनिक जो है वो देसी खाद वगैरह उसमें डाल के, और इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती, ये या तो पौधों के साए में लगाएं या घर में जहाँ पे कोई शेड है, साया है, उस जगह पे डायरेक्ट धूप, या ऊपर कोई ग्रीन नेट या ब्लैक नेट इसके लगा लें। तो 2 से 3 इंच गहरा लगा के ये 15 से ऊपर जब टेम्परेचर जाना शुरू हो जाए मार्च में, तो इसको लगा दें और दूसरे-तीसरे दिन ज़रूरत के मुताबिक फुहारे से या जैसे भी पानी डाल सकते हैं। और तकरीबन ये 40-50 ग्राम का पीस लगाएंगे
और आफ्टर 8 मंथ ये कोई किलो 1.5 किलो का आप नीचे इस तरह का इसका फ्रूट बन जाएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम हुमा अब्बास है और मैं ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हमने यहाँ पर किचन गार्डनिंग के हवाले से अपना स्टॉल भी लगाया है। बेसिकली जेटीवीएल फार्म पे भी हमने किचन गार्डनिंग का एक सेटअप मॉडल सेटअप बनाया हुआ है। हम वहाँ पे तकरीबन 5 साल से किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं और वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ के इस दौरे जदीद में आजकल जबकि सब्जियां हम अपनी मार्केट से लेते हैं तो वो एक तो पहली बात तो ये कि वो इतनी ज़्यादा महंगी होती है। दूसरा ये कि उसका सोर्स हमें मालूम नहीं होता कि किस तरह के पानी से उसको इरिगेट किया गया है, उस पर 2 दिन पहले या 1 दिन पहले केमिकल स्प्रे हुआ है। कि किचन गार्डनिंग या घरेलू पैमाने पर सब्जियात की काश्त इस वक्त सबसे एक बेहतरीन हल है कि आप अपने वेजिटेबल्स के पोर्शन को अपनी डाइट में सिक्योर कर लें। आप ये देखिए कि इस वक्त हमारी डाइट में कोई भी चीज़ प्योर नहीं है जो अब हम कह सकते हैं, ना हमारे पास दूध प्योर होता है, कैल्शियम का सोर्स नहीं है। सब्जियाँ लगाएं और इसमें किसी किस्म की ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि इसमें आपकी मैक्सिमम कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। आप मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक अपना कर सकते हैं, सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं। बहुत जो मामूली से ये जो सब्जियों के क्रेट्स होते हैं, ये आप देखिए कि फलों या सब्जियों की दुकानों पे आपको फालतू में पड़े होते हैं, आप इनको उठा कर ले आए और अगर नॉमिनल चार्जेस भी इसके पे करने पड़ते हैं तो वो भी अराउंड 50 रुपीज़ इतना ही होता है, तो उससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। जगह अगर किसी के पास नहीं है तो उसमें ये है कि बैक यार्ड्स हैं, फ्रंट यार्ड्स हैं, वो भी जब नहीं है तो पॉट्स में आप इजीली कर सकते हैं। जब आपके पास पॉट्स रखने की भी जगह नहीं होती है तब आप ये करें कि घरों की छतों को आप इस्तेमाल करें, जिसको रूफ टॉप गार्डनिंग कहते हैं। रूफ टॉप गार्डनिंग के इतने बेशुमार आइडियाज़ हैं। अगर आप लोग हमारे जेटीवीएल फार्म पे विजिट करें तो हमने वहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉडल्स स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं जिसे आप बतौर एक गमला या पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया हम उसमें यही दे रहे हैं कि आपने यूज़लेस मटेरियल को किस तरह से यूज़फुल बनाना है और उसमें आप मौसम की कोई भी सब्ज़ी आसानी से उगा सकते हैं। और हमने अपनी पूरी कोशिश की हुई है कि हम हर तरह की सब्ज़ी को ऐसे पॉट्स में, ऐसे क्रेट्स में या लैंड में आप किस तरह से लगा सकते हैं ताकि जो भी विजिटर है वो ये आइडिया ले और अपने घरों में सब्ज़ी उगाने के अमल को आसान करें। और खुदारा अब ये है कि केमिकल फ्री सब्जी से आप अपनी जान छुड़ाएं, किचन गार्डनिंग करें, घरों में सब्जियां उगाएं, अपने बजट को कंट्रोल करें, अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें, बच्चों का स्क्रीन टाइम शॉर्ट करें। अभी देखिए जितना आप नेचर के नज़दीक होंगे उतना ही आप बहुत बेहतरीन फील करेंगे। छोटे से हाँ जी लगा सकते हैं। अगर आप इसको 1 हफ्ते इसको रहने दें इसमें, उसके बाद आप शिफ्ट करें, ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अभी थोड़े से डिस्टर्ब साफ पानी लगा होता है, केमिकल स्प्रे नहीं होता है। उसके अलावा हम इस किस्म के इवेंट्स करते हैं जिसमें आपने देखा कि हमने कुछ होम बेस्ड हमारी बहनों के जो स्टैंड है कुछ काम करके अपने जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमने इसका ये 3600 जी हाफ लीटर है जी जी नहीं ये 180 1800 और देसी ऑर्गेनिक जो जी एप्पल साइडर 600 हमारा ग्रुप में आ जाए किसान तो ये हर चीज़ आपको ये ग्रुप में व्हाट्सएप में या आपको जो भी मंगवाना हो, जो भी हमारे पास सब्जी देसी आएगी जो आप इसके साथ क्या नाम लिखूँ इस नंबर के साथ? इसका मेरा के आप लोग कुछ लिखिए इसी में अच्छा इसकी केयर क्या करनी होगी? बताओ, केयर बताओ। इसने केड़े पाए ना लेकिन सारे
डेली तो पानी नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा। ये एक ही है, बूटन तैयार है ऐसा। एक पानी की बोतल में 1.5 लीटर वाली बॉटल है और इसको छोटे-छोटे सलाद क्या लिया? 120 देखिए एक कमरा है 10 से अगर आपको 15 फीट कमरा तो 25-30 फुट लंबा हो तो सिविल का कॉस्ट आ गया मेरा 3000। ये 1.5 माह का है सर, बड़ा मुश्किल 3 माह है, ये 1.5 माह में ग्रो होता है। ये फिर डिफरेंट ये फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन है, रेस्टोरेंट है, बाहर यहाँ के बैरिया के ग्रीन वैलीज हैं, अल्फते हैं, गलास हाउस हैं। जी जी मिडल में इसमें अपना जाहिद साहब है। मैंने आपको वो देना है ना, है ना? डोसा देना, इनकी टीचर के लिए घी बेटे घी पीछे है। लैंप है ना? जी जी जी, ये बहुत बेनिफिशियल है घर के। सेहतमंद सरगर्मी है आज के इस घुटन के माहौल में। ये हम सब की ज़रूरत है कि हम बाहर निकलें और इस तरह के नेचुरल माहौल में आएँ। आज हर तरफ बीमारियां हैं, समाजी और दीगर जो फिज़िकली जो बीमारियां हैं उनकी बुनियादी वजह यही है कि हमने नेचर को छोड़ दिया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात जो तरीके बताए थे उनसे हम दूर चले गए हैं। बहरहाल ख्वाजा साहब और इनकी टीम ने ये हमेशा इस तरह के इवेंट करते रहते हैं और अलखिदमत भी, क्योंकि इस माशरे में खैर और भलाई के कामों में और इंसानियत की खिदमत के लिए बरसरे पैकार है। हमारा इनसे रब्ता रहता है, ये हमारे दरमियान हम मिलजुल के बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि मैं और आप, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको देखने के लिए आंखें दी, चलने के लिए पाँव दिए, सुनने के लिए कान दिए। मैं ये बोल जो रहा हूँ, अल्लाह ताला ने आप सबको ये ज़ुबानें दी, अल्लाह की सारी नियामतें हैं। इसी तरह ये जो नेचर है ये अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है और इस नेचर को जिस तरह ख्वाजा साहब बता रहे थे कि हम किस तरह इसको तबाह कर रहे हैं, तो ये जो गार्डनिंग है ये अगर आप घर में करें या अपनी ज़मीनों पे करें, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक दरख्त लगाया और क़यामत को उस दरख्त का साया, उसको ये मफ़हूम है उसका, और एक दरख्त लगाना कितना बड़े अजर का काम है। हम दरख्त काटते जा रहे हैं और ज़मीन को बंजर और सहराओं में तब्दील करते जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो ज़राअत है ये अंबिया का पेशा है और ये नेचुरली तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, अभी ये जो अदरक की बात कर रहे थे, आप बेशुमार मेडिसिन को देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि वो उसकी जो नेचर है वो अदरक है। तो लिहाजा जब हम नेचर की तरफ जाएंगे बहुत सारी बीमारियों से हम महफूज रहेंगे और इसके साथ साथ हमारे माशरे के अंदर जो बेशुमार और कबातें आ गई हैं। हमारे माशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर इस वक्त 44 लाख यतामा है जो मेरी और आपकी तवज्जो के
मुतकाजी हैं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान, वहाँ की माँ, बहन, बेटी और भाई जिस करब से गुजर रहा है, मैं और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम आज़ादी के इस माहौल में जी रहे हैं। आज वहाँ जो बमिंग हो रही है और जो इस वक्त सारा इंटरनेशनल मीडिया वो ये बात कहता है कि 40 से 50 हज़ार लोग शहीद हो गए हैं, मगर अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग और यूरोप के अंदर गैर जानबदार जिन लोगों ने तहकीक की है, तो उन्होंने कहा कि उन बिल्डिंगों के मलबे के अंदर जो लाखों लोग वहाँ शहीद हुए, जिनकी डेड बॉडीज वहाँ मौजूद हैं, वो मेरे और आपके जिस्म का हिस्सा है। जहाँ हम अपने इवेंट्स, ये खुशियों के मौके पर हम उनको अपनी दुआओं में भी याद रखें और उनके लिए उनको की जख्मों पे मरहम पट्टी भी रखें। आप तमाम ख्वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे ये जो मैनेजमेंट कमेटी है इनका बहुत शुक्रिया। मैं इनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह की सेहतमंद सरगर्मियाँ करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी इज्जत दे और आखिरत में भी अल्लाह ताला इनको अजर अजीम से नवाजे। और मुझे और आपको भी अल्लाह ताला अपने दीन पर चलने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी जो है इस्लाम के मुताबिक गुजारने की, इंसानियत की खिदमत करने की, मजलूमों और महकूमों की आवाज़ बनने की और उनकी मदद करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। और आप सबका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।